हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ GL सोनकर। विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम भौतिक शास्त्र की कक्षाएं चालू कर रहे हैं। इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंपटीशन की दृष्टि से और 12वीं बोर्ड क्लास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पहले कुछ रीजंस थे उनके बारे में। तो अगर हम बात करें तो जब हम सूखे बाल हैं हमारे पास, तो उसके और जब कंघी करते हैं तो हम देख पाते हैं कि कंघी हल्के हल्के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। तो इसी चीज को 6वीं शताब्दी में हमारे एक साइंटिस्ट थे थेल्स। तो थेल्स ने बताया कि हमारे पास एक मटेरियल था एम्बर, जिसको हम लोग एम्बर के नाम से जानते हैं। तो एम्बर नामक पदार्थ के अंदर छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को, मतलब नैनो पार्टिकल्स बोल सकते, बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता था। तो एम्बर नाम के पदार्थ के अंदर छोटे छोटे हल्की वस्तुएं, जैसे आप बोल सकते हो कागज के टुकड़े, कागज के क्या टुकड़े, बहुत ही छोटे धूल कण भी बोल सकते हो आप लोग, धूल के कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है। इस खोज को कुछ समय के लिए किसी भी साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। क्या नाम था? थॉमस ब्राउन। तो थॉमस ब्राउन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया 1646 में। सन 1646 की बात है ये। तो उन्होंने बताया कि ये जो गुण है किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होती थे, जिसको हम लोग क्या कहें? घर्षण विद्युत। क्या कहते थे? घर्षण विद्युत। अब जब घर्षण कराते थे किन्हीं दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो वस्तु है, आपस में हमने उसको रगड़ दिया, मतलब घर्षण कराया, फ्रिक्शन कराया, तो उन वस्तुओं में एक गुण उत्पन्न होता था। हल्की वस्तुओं को, अपने से छोटे वस्तुओं को, जैसे धूल के कण हो गए, कागज के टुकड़े हो गए, तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता था ये। तो इसी गुण को क्या कहा गया?
हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इसे इस पदार्थ को अपन कहेंगे, इस पदार्थ को वो विद्युन्मय कहा गया। क्या कहा गया? विद्युन्मय कहते हैं। ये उस पदार्थ का एक नया नाम रखा कि जो भी पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है आफ्टर फ्रिक्शन, तो उन वस्तुओं का नाम रखा गया विद्युन्मय। क्या नाम रखा गया? विद्युन्मय। इसको इलेक्ट्रोफाइट भी कहा जाता है, ठीक। और चूंकि यह जो गुण था उन वस्तुओं में रगड़ने से उत्पन्न हुआ था, दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न हुआ था, अतः इसे हम क्या कहते थे? घर्षण विद्युत कहते थे। चूंकि यह जो ऊर्जा है, बोल सकते हैं, यह जो ऊर्जा है वह दो वस्तुओं के क्या घर्षण से उत्पन्न हुआ है, से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? हमारे पास एक नई एनर्जी हमें मिला जब दो वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन कराया गया, घर्षण कराया गया। तो एक वस्तु में हमने देखा कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी रिलीज हुआ, गुण उत्पन्न हुआ। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस भी पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उस पदार्थ को विद्युन्मय पदार्थ बोलते हैं या इलेक्ट्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। देन हम आज बात करेंगे कि सभी पदार्थ के अंदर यह जो ऊर्जा है, घर्षण ऊर्जा, कुछ ना कुछ चीज से उत्पन्न हो रही होगी। तो यह जो चीज थी, यह जो गुण था, बोल सकते हैं वस्तु का, वो था आवेश। तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसे हम आवेश कहते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं, मुख्य टॉपिक है हमारा क्या? आवेश। इंग्लिश में क्या कहा जाता है मित्रों? इसको चार्ज, चार्ज कहते हैं इसको। इसको चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है? किसी वस्तु का एक गुण होता है जिस पर यह चार्ज जब आता है तो वस्तु सामान्य वस्तु नहीं हो जाता, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे प्राप्त करके वह वस्तु किसमें बदल जाता है? विद्युन्मय पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बोल सकते हैं, या फिर बदल जाता है। यह गुण क्या कहलाता है? आवेश। क्या कहलाता है? आवेश। तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है जो किसी वस्तु द्वारा धारण करने के पश्चात वह अन्य हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो यह है क्या? आवेश। तो आवेश एक किसी वस्तु का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसे जैसे ही वो अपने आप अंदर समाहित कर लेगा तो अपने वह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास क्या है? कोई AB नाम का एक छड़ है। अब यह नॉर्मल है तो अभी इसके पास कोई भी प्रकार की है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने का कोई गुण नहीं रहेगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी सप्लाई के माध्यम से चार्ज दे देंगे, जैसे मैंने दे दी इसको पॉजिटिव चार्ज, तो यह क्या करेगा? हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर
आकर्षित करना चालू हो जाएगा, इसके अंदर एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो यह क्या है, किसी वस्तु का एक गुण होता है चार्ज जो है। ठीक है, अगर हम बात करें अब चार्ज के बाद इसका क्या, हम लोग इसके मात्रक की बात करें, मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ये होता है क्या, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। यह जो मात्रक है आपका होता है एसआई पद्धति में मात्रक है इसका। कौन सी पद्धति में माना गया इसको, एसआई पद्धति में। अगर हम वही बात करें हम लोग सीजीएस पद्धति में, तो इसका मात्रक होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है, स्थैत कूलाम। तो ये होता है आपका सीजीएस पद्धति में। तो हमारे पास ये दो यूनिट है, एसआई और सीजीएस में। सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति जनरली कई एग्जाम से हमें देखने को मिलता है कि कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है। तो उसमें एसआई पद्धति में हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, कूलाम, और सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, स्थैत कूलाम। ठीक है, इसकी अगर हम विमी सूत्र की बात करें, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विमी सूत्र इसका। तो इसका जो विमी सूत्र है, ये विद्युत धारा बराबर हम जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला है आवेश बटा समय, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो आवेश जो होता है, तो यहां एक फॉर्मूला बन सकता है हमारे लिए, क्या, आवेश बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, समय। वी नो दैट क्लास 11th, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था क्या, विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कैपिटल ब्रैकेट और एम्पियर। एम्पियर जो होता है एक साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट के नाम पे विद्युत धारा का विमी सूत्र बनाया गया है। क्योंकि साइंटिस्ट का नाम इसलिए इसको कैपिटल ए से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, कैपिटल ए से। अब इसके बाद हम बात करें समय, टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस टाइम इज टी। समय का जो विमी सूत्र होता है वो टी होता है, इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तो हम देख सकते हैं यहाँ से विद्युत धारा का जो विमी सूत्र आया है वो कैपिटल ए आया है, और समय का विमी सूत्र क्या है, कैपिटल टी। तो इन दोनों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो आवेश का विमी सूत्र बनेगा ए टी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बोलो चाहे बोर्ड एग्जाम वगैरह की दृष्टि से, तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। इसी पे हम पूरा फिजिक्स की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, क्षेत्र के बारे में, इसी पे बेस्ड रहेगा हमारा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं चार्ज। हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, किसी वस्तु का एक गुण होता है, जिसे ही उस वस्तु पे चार्ज जाता है तो वस्तु क्या करता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। बोल सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिलीज, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है वस्तु का गुण। हमने आवेश के बारे में देखा कि इसका मात्रक होता है क्या, एसआई पद्धति में कूलाम और सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम, और विमी सूत्र क्या होता है, एटी। क्या होता है, एटी। ए होता है एम्पियर और टी होता है टाइम। ठीक, अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार। क्या बात करने वाले हैं, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ चार्ज। ठीक,
तो आवेशों का जो प्रकार है उसका व्याख्या किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? वैज्ञानिक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार को समझाया और यही जो है अभी तक चल रहा है। तो हम जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेशों के प्रकार। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास क्या? धन आवेश। ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, मतलब ऋण आवेश। तो दो आवेश बताया इन्होंने, ऋण आवेश। तो दो प्रकार का आवेश पाया जाता है, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या कहा जाता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो हमारे पास जो धन आवेश होता है, धन आवेश, तो इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो बोल सकते हैं डिस्कवरी है, वो कैसे हुआ था? तो जब कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, घर्षण किया गया, रगड़ा गया बोल सकते हो, किया गया। जब कांच का छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में घर्षण कराया गया, तो घर्षण के दौरान, तो घर्षण के पश्चात बोल सकते हैं, घर्षण के पश्चात कांच की छड़ में एक आवेश उत्पन्न हुआ। कांच की छड़ में एक आवेश आ गया, किसको क्या कहा जाता है? कांच की छड़ में जो आवेश प्राप्त हुआ उसे धन आवेश कहा गया, धन आवेश कहा गया। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा एक क्या है? कांच का छड़ है, और ये है क्या? कांच का छड़। इसको हमने क्या कर दिया है? कोई आधार से ऐसा लटका दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसके समीप किसी रेशम के कपड़े को लाया, रेशम के कपड़े को, और दोनों को जब आपने यहाँ क्या करा दिया? घर्षण करा दिया। दोनों के बीच क्या होने लगा? जब घर्षण की क्रिया होने लगी, तो घर्षण कराने का मतलब क्या है कि कांच के छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। तो रगड़ने के दौरान एक क्या हुआ? एक चार्ज दिखाई दिया कांच की छड़ के अंदर। इस चार्ज को क्या कहा गया? पॉजिटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाएगा? धन आवेश। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार क्या होगा कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे, घर्षण कराएंगे, तो कांच के छड़ में जो
आवेश उत्पन्न होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? धन आवेश के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से धन आवेश की उत्पत्ति हुई बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऋण आवेश। क्या है? ऋण आवेश। ऋण आवेश ऋण आवेश ये होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज किसको नाम से जानते हैं हम? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश जो होता है इसके पीछे भी एक क्या है, एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, जब एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़े गया, किससे घर्षण कराएगा? तो एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल, ठीक है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण कराया जाता है, कराया जाता है, तो एबोनाइट की छड़ में, एबोनाइट की क्या छड़ में उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश, ठीक है, जो चार्ज एबोनाइट की छड़ में प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न आवेश को हमने किस नाम से जाना? ऋण आवेश के नाम से जाना, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो अगर हमारे पास किसी दृढ़ आधार से किसी हम लोग एबोनाइट की छड़ को ऐसे लटकाएंगे और इसको किससे घर्षण कराएंगे जी? एबोनाइट की छड़ से, एबोनाइट की इससे छड़ से। ठीक है, तो इसके अंदर इस सॉरी एक सेकंड, ये बिल्ली की खाल रहेगा, बिल्ली की खाल, और ये क्या रहेगा आपका? एबोनाइट की छड़। तो दोनों को जब आपस में फ्रिक्शन कराएंगे, घर्षण कराएंगे, तो एबोनाइट की छड़ में एक चार्ज प्रोड्यूस होगा। इस चार्ज को कहा गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो दो प्रकार के आवेशों की उत्पत्ति हुई, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण कराया गया, तो कांच की छड़ में जो आवेश प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग कौन सा चार्ज कहेंगे, कौन सा आवेश कहेंगे? धन आवेश। और एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, दोनों के बीच में जो आवेश, मतलब दोनों के बीच घर्षण कराने से जो आवेश प्राप्त होगा हम एबोनाइट की छड़ पे, उसे हम ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार के आवेश हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आवेशों के अंदर कुछ गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आवेशों के क्या गुण? आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों के जो गुण होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर पहले भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, कि अगर हमारे पास सजाती चार्ज और हो सकता है विजाती चार्ज। ठीक है, तो आवेशों के जो गुण है उसमें पहला है कि सजातीय आवेश की बात करें हम लोग, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश मतलब धन आवेश और धन आवेश, ऋण आवेश और ऋण आवेश, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिपल्सन। ठीक है, होता है, प्रतिकर्षण होता है सजातीय आवेशों में। ठीक है,
उदाहरण अगर हम बात करें, ठीक है, किसी पदार्थ में या एक छड़ है हमारे पास जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और एक और छड़ है हमारे पास जिसके अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक दूसरे के ये आसपास आएंगे, मतलब मैं इसको इसके पास, इसको इसके पास अगर लेके गया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कौन सी घटना होगी यहाँ पर, प्रतिकर्षण की घटना होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि धनावेश तथा ऋणावेश के मध्य क्या होती है, के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास सजातीय आवेश है, लाइक चार्ज है, तो उनमें हमेशा कौन सी घटना होगी, हमेशा रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण की घटना होगी। जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, दूसरा हम बात करें विजातीय आवेश की। विजातीय मतलब अनलाइक चार्ज। विजातीय आवेशों में क्या होती है, आकर्षण। कौन सी घटना होती है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हाँ, विजातीय की बात करें हम लोग अगर, तो विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो ये हमारे पास अगर क्या है, कोई छड़ है, एक में पॉजिटिव है और एक में क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो। अब मैं इसके पास अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाले किसी छड़ को लाऊंगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। कौन सी घटना होगी, दैट मीन्स आकर्षण की घटना होगी। ठीक है, तो प्रतिकर्षण की घटना कब होती है, जब दोनों में सिमिलर चार्ज हो, और आकर्षण की घटना में कब होती है, जब दोनों में अपोजिट चार्ज हो। ठीक है, इस प्रकार से आवेशों के अंदर गुण पाया जाता है, और गुण पढ़ेंगे आगे, ये बेसिक गुण है। चलिए आगे देखें, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब हमारा टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि आवेश कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो उसका हम एक थ्योरी देखने वाले हैं, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ये क्या है, जैसे कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ का अंदर क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, कण रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कई प्रकार के कण पाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, कई कणों से मिलकर ये पदार्थ क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो ये कण जो होते हैं तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि कोई पदार्थ अगर हमारे पास ऐसा है, तो यह पदार्थ कई कणों से मिलकर बनता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कई एटम्स, कई परमाणु, कई आयंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बारे में अगर हम बात करें
तो परमाणु कैसे होता है, परमाणु जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। क्या कहते हैं, एटम। जो परमाणु होता है ये महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था। एक हमारे महर्षि थे, महर्षि क्या, कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो उसके अंदर की अगर हम बात करें परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, गोलाकार होता है परमाणु, और ये होता है परमाणु का क्या, नाभिक। तो नाभिक में हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन प्लस क्या, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, ठीक है। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। परमाणु के क्या, नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, ठीक है जी। पहला है क्या, न्यूट्रॉन, और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। चूंकि न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, परंतु प्रोटॉन के अंदर कौन सा आवेश पाया जाता है, प्लस आवेश। तो इसी कारण हमारा जो नाभिक है परमाणु का वो पॉजिटिव नजर आता है, ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज के कारण, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक के चारों ओर ऐसे क्या होती है, कक्षाएं मौजूद होती हैं, और ये क्या होता है, इन कक्षाओं पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, वृत्ताकार मार्ग पे ऐसा ये गति करता है नाभिक के चारों ओर, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे तो बहुत सारे परमाणु हैं और सबका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाया जाता है, सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम बात करें यहां पर जो कक्षक नाभिक के पास होगा उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए अट्रैक्शन जो होगा, आकर्षण जो होगा वो क्या होगा, नाभिक का ज़्यादा होगा। क्योंकि हम जानते हैं एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या रिलेशन है वो, ये है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर नाभिक से ये क्या होती है, दूरी, नाभिक से क्या होती है, नाभिक से कक्षक की दूरी होती है। किसकी दूरी, नाभिक से कक्षक की दूरी, नाभिक से कक्षक की दूरी। तो नाभिक से जो कक्षक की दूरी है अगर कम है तो ये अगर कम होगा तो बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर हम बात करें इस परमाणु के स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर क्या है, नाभिक, तो इस नाभिक के पास ये पहला एक कक्षक है, एक दूसरा कक्षक है। तो कौन से कक्षक के लिए हमारा जो आकर्षण हो ज़्यादा होगा, तो बोल सकते हैं पहले के लिए, और दूसरे के लिए क्या होगा, कम। क्योंकि नाभिक से अगर डिस्टेंस कम है कक्षक का तो वो उतना ही ज़्यादा बल से क्या रखेगा, नाभिक जो है इन इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखेगा, और इससे जो दूर में जो कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, थोड़ा सा कम फोर्स से बांध के रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि नाभिक से कक्षक की दूरी, ठीक है, क्या हो, कम हो, तो आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल क्या होगा,
अधिक होगा, अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण नाभिक से जिसके कारण नाभिक के पास वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है। ठीक, ये हम कह सकते हैं। अब नाभिक से जब उसकी दूरी बढ़ जाएगी, नाभिक से क्या होगा, कोष की जब दूरी बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम। तो अब यदि नाभिक से क्या दूर स्थित कक्षकों पर आकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। उनका आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम ऊर्जा की क्या हो जाएगी, आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा पाके भी हम बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु के जो बाह्य कक्षक होते हैं उसमें जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई क्या है, परमाणु है, ये परमाणु का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, न्यूक्लियस था, और ये हमारे पास क्या थे, कुछ सर्कुलर ऑर्बिट थे, वृत्तीय कक्षाएं थी। अब इस वृत्तीय कक्षाओं में हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने मान लिया बाह्य कक्षक में 3 है। ठीक है, वो वेरी करता है। इसमें कितने हो सकते हैं, 2। इसमें कितने हो सकते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होंगे, एक परमाणु का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब मैंने ये बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो नाभिक का बॉन्डिंग होता है वो पास वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए ज़्यादा होगा और दूर वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, कम। ठीक है, तो हम कम ऊर्जा दे करके भी इन इलेक्ट्रॉनों को वहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आयनन ऊर्जा के लिए, तो आयनन ऊर्जा का जो मान है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, कम होगा, और जो पास में इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो हम जब इस परमाणु को ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये ऊर्जा पाके मैंने क्या दिया, कोई एनर्जी दे दिया ई नाम का। तो ई नाम की जब एनर्जी दूंगा इस एटम को, इस परमाणु को, तो ये जो बाह्य कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा, ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये मुक्त हो जाएगा, अपनी जगह से छोड़ देगा ये, तो यहां पर इसको हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, इसको कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे,
मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? आवेश। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, इसी को आवेश बोला गया है। हाँ, अब जो नाभिक के अंदर पास थे, मतलब बोल सकते हैं कक्षक, नाभिक के जो पास वाले कक्षक के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। चूंकि नाभिक से बंधा हुआ है इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कम ऊर्जा दे के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या उसी को आगे क्या बोला जाता है? आवेश। तो इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई। आवेश की उत्पत्ति मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आवेशों के हम देखने वाले हैं अब क्या? गुण। आवेशों के जो गुण है वो बेसिक गुण है, वैद्युतिक गुण भी बोला जाता है इसको। तो उसमें से पहला गुण है हमारा क्या? आवेशों का संरक्षण। क्या होता है? आवेशों का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, ठीक है, आवेशों का संरक्षण। दूसरा जो है हमारे पास क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा जो है हमारे पास क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की क्या? योज्यता। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोला जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये हमारे पास 3 नियम हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए आगे स्टडी करने के लिए इसको। तो हम बात करते हैं डियर्स आवेशों के संरक्षण सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्या है? आवेशों का संरक्षण नियम, नियम या सिद्धांत बोला जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है? लॉ है चार्ज के बारे में। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है बोल सकते हैं। तो यह जो थ्योरी है हमारा क्या कहता है कि चार्ज न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? एक वस्तु दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो सकता है? स्थानांतरित हो सकता है, अगर ये ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है तो। ठीक है, देखते हैं इस नियमानुसार आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यह केवल
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो सकता है? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर हो जाता है, हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है? आवेश का संरक्षण नियम। तो ना तो आवेश प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक ही चीज हो सकता है कि एक वस्तु पे जो आवेश है उसको हम केवल किसरे वस्तु में लिख सकते हैं? दूसरे वस्तु में घर्षण वगैरह के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, या इसका एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, किसी विलगित निकाय के, कोई आइसोलेट हमारे पास सिस्टम है, तो किसी विलगित निकाय के समस्त आवेशों का बीजीय योगफल को क्या माना गया है? शून्य माना गया है, शून्य होता है। ठीक है, तो एक और इसका क्या है? स्टेटमेंट है, इसका कथन है, बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कोई विलगित निकाय है, तो उसके अंदर जितने भी आवेश होंगे, सभी आवेशों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये भी किसको दर्शाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को ये भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका हम लोग अगर बात करें एग्जाम्पल के द्वारा, तो अगर हमारे पास क्या है, कोई ऐसा एक आधार है, ठीक है, एक आधार है, इस आधार से मैंने क्या किया? एक कांच के छड़ को लटका दिया। किसको लटका दिया? कांच के छड़ को। ठीक है, और इस कांच के छड़ को अगर हम लटका दिए, इसके पास अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई रेशम के कपड़े को लाते हैं, और रेशम के कपड़े द्वारा क्या कराएंगे? अगेन हम लोग इसको घर्षण कराएंगे, दोनों को आपस में फ्रिक्शन कराएंगे। तो फ्रिक्शन के कारण हम देखते हैं ये जो कांच का जो छड़ है वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? नेगेटिव, मतलब इस पे क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि आवेश का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। पहले ये यहां पर रहा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब जब दोनों के बीच में हमने घर्षण कराया तो देखा कि कांच का जो छड़ है वो धनावेशित हो गया है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले गए? रेशम के कपड़े पर, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया है? ऋणावेशित हो गया है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण आप बात करें, उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग इसका जरूर, कि जब उदाहरण के रूप में क्या लिखेंगे आप? जब कांच के छड़ तथा रेशम के कपड़े को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण के कारण जो कांच का छड़ है वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? उसके अंदर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चार्ज की, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है, इसके पास जितने धनावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही यहाँ पर क्या हो जाता है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर हम लोग इसको अगर ऐड करें, मान के चलें अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसके पास क्या आएगा? n नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगी? यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। टोटल चार्ज ऑलवेज क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार से ये क्या है? कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है हमारा जो है। ठीक है, तो आवेशों का जो संरक्षण नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। हमें एग्जाम्पल के रूप में देखा कि कांच का जो छड़ है और रेशम का जो कपड़ा है,
दोनों को जब आपस में हमने क्या कराया, घर्षण कराया, तो घर्षण के दौरान हमने देखा कि कांच का जो छड़ है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। मतलब हमने समझा कि यहाँ से जो निगेटिव चार्ज है निकल के यहाँ चला गया होगा, जिसके कारण इसमें पूरा धनावेश आ गया होगा, इसके पास पूरा क्या आ गया होगा, ऋणावेश आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल चार्ज को अगर जोड़ते हैं तो जितना चार्ज इसके अंदर नेगेटिव आया उतना ही इसके अंदर क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो निगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का वैल्यू तो सेम है, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण जब दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा किसी विलगित निकाय के लिए भी यही नियम लागू होता है कि समस्त आवेशों का बीजीय योग क्या होता है, 0। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्या देखेंगे, क्वांटीकरण। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका, ये सेकंड, कौन सा प्रॉपर्टी है जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपका। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी, इस नियमानुसार लिख सकते हैं, इस नियमानुसार, ठीक है, क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर या पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण, किसी पदार्थ के में जो आवेश का परिमाण है वह मूल आवेश, मूल आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। मूल आवेश मतलब E बराबर 1 इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर में -19 कूलॉम, इसको बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। तो किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण, मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पॉजिटिव, इसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक, ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है, इसका स्टेटमेंट है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, कि किसी पदार्थ में आवेश का जो परिमाण होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, बोल सकते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर, वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक, अब यदि किसी पदार्थ में, ठीक है, यदि किसी पदार्थ में आवेश का क्या परिमाण, आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, Q है, तथा मूल आवेश E है, ठीक है, तब आवेश का
क्या, क्वांटीकरण अनुसार, क्वांटीकरण क्या हो जाएगा के अनुसार क्या मिलेगा हमें, किसी पदार्थ के अंदर जो टोटल चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q है, अब और फंडामेंटल चार्ज क्या है, N है, तो ये जो Q की वैल्यू जो होगी वो N का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। जहां पर हम बात करें N जो होगा ये क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। जहां N बराबर धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ध्यान रखेंगे कभी भी कोई भिन्नात्मक वैल्यू शो नहीं करेगा n, ठीक है। मीन्स n की वैल्यू जो होती है आपका वो क्या क्या हो सकता है, +1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में n की वैल्यूज क्या क्या होगा, Q इक्वल टू किसी पदार्थ में Q इक्वल टू n की वैल्यू हम लोग पहले 1 रखेंगे तो +-e, फिर 2 रखेंगे तो +-2e, है ना, +-3e, ठीक है। क्या हो सकते हैं, आवेश हो सकते हैं, आवेश होंगे लिख लो, ठीक है, आवेश होंगे। परंतु हाँ, n की वैल्यू कभी भी 0.5, ठीक है, 1.5 स्टेप के मान, इस स्टेप के वैल्यूज ये क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में या भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, बोल सकते हैं। 2.5 लिख लो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए किसी पदार्थ में ये नॉट इक्वल है, किसी पदार्थ में Q इक्वल टू क्या, 0.5 रखेंगे तो 0.5e, 1.5e, प्लस माइनस तो लगाना ही है क्योंकि हमारा n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है चार्ज, ठीक है। तो आवेश नहीं हो सकते, आवेश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम को या पदार्थ को जो हम लोग इस टाइप का आवेश देंगे, किस टाइप का जी, ये वाला Q इक्वल टू +e, +-2e, +-3, इस टाइप से, मतलब धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में हम उसको अगर चार्ज दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा। परंतु अगर हम किसी पदार्थ को इस टाइप से हम अगर चार्ज देंगे 0.5, 1.2, 2.5 भिन्नात्मक रूप में अगर हम लोग देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा गया है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने देखा कि किसी पदार्थ में आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो मूल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर माना गया, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। अगर हम बात करें किसी पदार्थ में कितना आवेश है, Q है, तो उसके वैल्यू हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इक्वल टू NE, वेयर N इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब n की वैल्यू अगर इस प्रकार से है +-1, +-2, +-3, तभी हम उस पदार्थ को जो चार्ज देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा। यदि n की वैल्यू इस टाइप से है, वो 0.5, 1.5, 2.5, मतलब भिन्नात्मक रूप में है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, आवेशों की योज्यता। ठीक है, आवेशों की क्या, योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, एडिशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है देखते हैं जरा। तो आवेशों की योज्यता, तो किसी, इसका जो थ्योरी है क्या बोलता है, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में कई आवेश हो सकते हैं, कई प्रकार के आवेश पाए जा सकते हैं, +1 +2 +3 ऐसे कई सारे आवेश हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक कोई पदार्थ कंसीडर करते हैं इस टाइप का। ठीक है, इस पदार्थ में हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, Q है, फिर B है, कहीं पर C है, कहीं पर क्या है D। ऐसे हमारे पास क्या है, एक पदार्थ है, इस पदार्थ में कुछ पॉइंट्स मैंने अपने तरफ से कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। अब पहला जो A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है, इन पर हम कुछ चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर क्या है Q4। ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे इसके पास, तो टोटल चार्ज क्या होगा। ठीक है, और मेरे पास एक कोई नाम है मान लो N, तो इस पर Qn नाम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इन सभी आवेशों का योग, मतलब इन सभी चार्ज का जो मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो इस पदार्थ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा पता लग जाएगा। तो किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो माना कि किसी पदार्थ में Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है, किसी पदार्थ में Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn आवेश है, तब पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, टोटल चार्ज क्या होगा, कुल आवेश Q बराबर, इसको अपन कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे दर्शा रहा हूँ, Q से। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड सो ऑन, ऐसे ये Qn चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित समस्त आवेशों का पता लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, सभी आवेशों को जोड़ देंगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं उस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, आवेशों के तीनों गुण हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं
आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो क्या बल लगता होगा आवेशों के बीच में जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग आगे देखते हैं। अगर तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे कुलाम, C.A. कुलाम नाम था इनका। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टीन कुलाम। और इन्होंने क्या किया था 1785 में, कब 1785 में एक नियम दिया था जिसके द्वारा हम किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, कुलाम का नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुलाम का नियम। कुलाम का क्या बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स होता है वो। तो कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, C.A. नाम क्या था इनका, चार्ल्स ऑगस्टीन कुलाम। ठीक है, C.A. कुलाम ने, ठीक है, कौन सा सन में बात करते हैं अपन, 1785 के। ठीक है, 1785 में। ठीक है, 1785। ठीक, 1785 में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 1785 में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, का मान ज्ञात करने के लिए, वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए एक नियम का क्या किया से इन्होंने प्रतिपादन किया। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इसे कुलाम का नियम कहते हैं, कुलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो बिंदु आवेश थे, मान के चलो, एक का नाम था क्या जी, Q1, और एक का क्या नाम था, Q2। दो बिंदु आवेश थे। ठीक है, अब दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए। इस दूरी को हम लोग किससे शो करेंगे, स्मॉल r से। और ये एक दूसरे के पर क्या करते थे, बल लगा रहे थे। इस बल का नाम है क्या, F। क्या नाम है इस बल का, F से शो करेंगे हम। ठीक है, तो कुलाम ने क्या कहा कि ये जो बल F है, ठीक है, बल क्या है, F। तो यह जो बल F है वो इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इनका परिमाणों का गुणनफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में बल लगेगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी तो ज़्यादा बल लगेगा, और दूरी बढ़ेगा तो कम बल लगेगा। ठीक है, ये बातें इसने बताई। तो इसके अनुसार क्या होता है, इस नियमानुसार, ठीक है, इस नियमानुसार किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य इसके नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
लगने वाला बल, ठीक है, बल क्या, F, ठीक है, उनके परिमाणों के, परिमाण मतलब कि क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाणों के गुणनफल, गुणनफल। तो हमारे पास जो दो हम देख रहे हैं पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, तो उनका जो गुणनफल होगा परिमाण का, तो दैट मीन्स Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अरे यार, नंद किशोर आते यार, ये कहीं टच होगी मोर साथ, कंप्लीट हो गई कि नहीं ये बचे रही थोड़ा से, अच्छा ठीक है ना, आगे से चालू करें? देख लेना, स्किप कर देना कल, है ना। तो इस नियमानुसार क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको F से दर्शाते हैं, इसलिए F लिखा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और उनके बिंदु आवेश, आवेश को किस से दर्शाते हैं, Q से दर्शाया जाता है आवेशों को। तो एक चार्ज मैंने लिया है Q1, दूसरा चार्ज मैंने लिया है क्या, Q2, तो उनके क्या लिखा हूँ, परिमाणों के गुणनफल, परिमाणों का गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको, तथा उनके क्या, बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी का वर्ग हम लोग बोल सकते हैं क्या, r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज बताया गया कि यह जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच में जो लग रहा था हमारा फोर्स, क्या था, फोर्स का नाम F, तो इसकी वैल्यू हम दो रूपों में निकाल सकते हैं, अर्थात ये बताया गया है क्या, कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उनके परिमाणों के गुणनफल, तो उनका परिमाण क्या है, Q1 है, एक का क्या है, Q2, तो दोनों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रम अनुपाती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या बताया गया है दूसरा, कि यह जो बल है उनके बीच की दूरी के क्या, वर्ग की, उनके बीच की दूरी कितना है जी, r स्क्वायर, उनके बीच की दूरी का वर्ग करना है तो r का स्क्वायर, और क्या लिखा हूं देखो, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसा बोला गया है, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार हम समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या कर देते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा, जब हम इसको मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, दोनों को राइट साइड का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एक रिलेशन मिल जाएगा, F इज इक्वल टू क्या, अब देखो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसका नाम है K, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब K जो है हमारा अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए अलग अलग डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं SI पद्धति में, तो SI पद्धति में K की जो वैल्यू होती है वो होता है क्या,
1/4πε0। इसको क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो बोला जाता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा? एफ बराबर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन नीचे में R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। हाँ, बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में क्या होता है जी? न्यूटन होता है, सॉरी डाइन बोल दिया था, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन होगा। तो ये स्पेशल फॉर्मूला है हमारे लिए। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे। तो हमें एक फार्मूला मिला है क्या? कूलाम का नियम में F इक्वल टू दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और मात्रक क्या है? यूनिट क्या है इसका? न्यूटन। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये बताया है कि जो 4 है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और एप्सिलॉन जीरो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो 1/4πε0 इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये एक वैल्यू आती है 9 × 10 पावर में 9। ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा कौन सा समीकरण था? 4। इक्वेशन नंबर क्या था? ये 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा जी? बोलो। F इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं CGS पद्धति में। CGS क्या पद्धति में? तो CGS पद्धति में जो हमने कांस्टेंट लिया था K, इसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम बात करें तो समीकरण नंबर जो 3 था हमारा, देख सकते हैं आप लोग पीछे, ये समीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। तो इस समीकरण में आप देख रहे थे कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या था? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको मैंने प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया था और एक क्या लगाया था? कांस्टेंट ऐड किया था, क्या? K। अब K की वैल्यू जो है SI में होती है 1/4πε0, या इसको मैंने पुट किया था। अब देखो CGS पद्धति में जो K की वैल्यू होती है वो कितना होता है? 1। क्या होता है? 1, याद रखेंगे। तो 1 होता है, तो हम क्या करेंगे? K की वैल्यू वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो हमारा जो F था वो इस टाइप का था। क्या था F? बताओ। F इक्वल टू क्या था? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। अब K की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 1। तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये आ गया F। और हम जानते हैं, है ना, कि CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है क्या? डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमारा क्या आ गया? CGS पद्धति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और यह है SI पद्धति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या? क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? एकांक आवेश। क्या बोला जाता है उसको? एकांक आवेश कहा जाता है। एकांक आवेश, नाम क्या है जी उसका? एकांक आवेश। ठीक है, देखो अब एकांक आवेश बहुत ही स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम कितना भी रहे आवेश उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। ठीक है, एकांक आवेश। ठीक है, तो अभी हमने एक सिस्टम कंसीडर किया था, देखे थे आपने कि एक चार्ज हमारे पास था Q1 और एक चार्ज क्या था? Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या थी? R। ठीक है, और
इसके बीच में एक फोर्स भी लग रहा था जिसको हमने एफ से शो किया था, ठीक है। तो यदि हम इस सिस्टम में कुछ ऐड कर दें, मतलब बल जो लग रहा था वो क्या था फॉर्मूला, वो बल का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू क्या था 9 इंटू 10 पावर में, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 9 इंटू 10 पावर में 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास एक फोर्स था। यदि इस बल में, इस फॉर्मूले में हम एक परिवर्तन करें, Q1 और Q2 को आपस में इक्वल कर दें, दैट इज Q, दोनों का परिमाण हम अगर बराबर मान लें और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लें कितना मीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों Q1 और Q2 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको भी हम अगर मान लें क्या 9 इंटू 10 पावर में 9 न्यूटन का बल अगर लग रहा है, तो इस केस में जो हमारा चार्ज आएगा, मैंने क्या किया इस सिस्टम में R को 1 ले लिया, F को क्या ले लिया 9 इंटू 10 पावर में 9, Q1 को ले लिया Q, Q2 को भी क्या ले लिया Q, क्लियर है। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर ये हो जाएगा क्या हमारा 6, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 समीकरण नंबर 6 से क्या मिलेगा, F की वैल्यू क्या है बोलो जरा, हाँ F की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन 6 में, क्या 9 इंटू 10 टू पावर में 9 इक्वल टू ऑलरेडी क्या है इधर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2, तो Q1 भी Q हो गया हमारा और Q2 भी क्या हो गया Q, और नीचे में क्या है R का स्क्वायर, R मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज कैंसल, ठीक है। तो Q फाइनली हमें क्या मिल रहा है 1 इक्वल टू Q का स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो Q की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 1 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास क्या एकांक आवेश, इसी को एकांक आवेश कहा जाता है। तो एकांक आवेश की एक डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, क्या डेफिनेशन होगी उसका कि किन्हीं समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेश Q1 Q2, मतलब इनका परिमाण क्या हो गया समान हो गया, तो समान बिंदु आवेशों को जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर, कितना मीटर है ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है और वो एक दूसरे को कितना बल से प्रतिकर्षित करते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर में 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो इन आवेश को क्या कहा जाता है एकांक आवेश। क्या कहा जाता है एकांक आवेश। जब दो बिंदु आवेशों को, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन क्या, जब दो समान परिमाण वाले दो समान परिमाण वाले बिंदु आवेशों को 1 मीटर, कितना मीटर के डिस्टेंस पर 1 मीटर के दूरी पर रखा जाए तथा वे एक दूसरे को 9 इंटू 10 टू दी पावर में 9 न्यूटन बल से, ठीक है, क्या करें प्रतिकर्षित करें, तो इन्हें क्या कहते हैं एकांक आवेश कहते हैं। पर यूनिट मतलब एकांक आवेश, यूनिट चार्ज कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया यूनिट चार्ज की डेफिनेशन हो गई। तो आपको यहाँ तक मैं आशा करता हूँ क्लास अच्छे से समझ आया होगा। तो ये है यूनिट चार्ज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो यहाँ तक हमें आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।
विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप क्लासेस डेली जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।